हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, ये हिंदी साहित्य का चौथा जो मॉडल पेपर है इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने पहले और दूसरे का सॉल्यूशन कर लिया है, और अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर भी आपको इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और जो तीसरा पेपर बचा है उसका सॉल्यूशन हम जस्ट थोड़ी देर के बाद में अवेलेबल कराएंगे, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं, सबसे पहले हम जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें से पहला है कि माधुर्य गुण में वर्ण का अभाव रहता है। तो माधुर्य गुण जो होता है उसमें जो कठोर वर्ण होते हैं उसका अभाव रहता है। कठोर वर्ण जैसे ट वर्ग है ना, ट वर्ग पूरा का पूरा उसका जो है यहाँ पर अभाव रहता है। नेक्स्ट दूसरा है कि जहाँ वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता वहाँ पर जो है दोष कौन सा होता है। तो इस दूसरा जो प्रश्न है इसका दोष होता है वहाँ पर अक्रमत्व दोष, ठीक है। ये शब्द दोष है, और शब्द दोषों में जो अक्रमत्व दोष होता है, जहाँ पर शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता है वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। तीसरा प्रश्न है, सामान्यतः प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियाँ होती है, इनको रिक्त स्थान या पाद कहा जाता है। इसको पद या पाद कहा जाता है, इसको पद भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको या तो पद कहेंगे या फिर इसे पाद कहा जाता है, याद रखिएगा। छंद की जो 4 पंक्तियाँ होती है उसे एक पद कहते हैं या फिर उसे पाद कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, जिन छंदों में वर्णों की संख्या तथा क्रम निश्चित होता है उन्हें छंद कहते हैं, तो उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। याद रखिएगा, छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित होती है वो तो मात्रिक छंद हो गया, और जिन छंदों में वर्णों की संख्या और क्रम निश्चित होता है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं, ठीक है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद में भी 3 प्रकार के हो गए, समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिन छंदों में वर्णों की संख्या और क्रम निश्चित होता है इन्हें वर्णिक छंद और इन्हें समवर्णिक छंद कहते हैं। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पर इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है कि जब कभी किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 6ठा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मतलब यहाँ पर भी त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, इसमें भी त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए इसमें भी जो है वो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो मानवीकरण अलंकार की पहले आपको परिभाषा लिखनी है। इन प्रश्नों को कैसे हल करना मैं आपको बता देता हूँ। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो पहले आपको परिभाषा देनी होती है। इसमें लिखेंगे कि जब अमूर्त वस्तुओं या फिर जड़ चीज़ों में, जड़ वस्तुओं में मानवीय भावों का आरोपण किया जाता है तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण आपको जहाँ पर देना है आप दे सकते हैं, जैसे दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, इसका उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो ये एक उदाहरण है इसका, और भी कई सारे उदाहरण जो आपको इजी उदाहरण अच्छा सा याद रहे वो आप कर लीजिएगा। बाकी जो प्रश्न है ना, इन सारे के सारे ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैं टाइम ख़राब नहीं करूँगा। इसका मैंने वीडियोस रात को जो वीडियोस बनाया था मैंने अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। समासोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और कारोबार की भाषा, मीडिया की भाषा में डैश किसे कहते हैं, विशेष खबरें, और ये हरगोविंद का संवाद कहाँ लगे, तो सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। हम यहाँ पर अभी जो पद्य है, पद्यांश है, अपठित पद्यांश, उसका आपको जो उत्तर देने हैं उसको यहाँ पर हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल करना है। हमने पहले भी आपको जो पेपर बना के अपलोड किए हैं और जो हमने सॉल्यूशन किया उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी गद्यांश या पद्यांश को हल करने से पहले उसके जो प्रश्न होते हैं उनको सरसरी दृष्टि से देख लीजिए, ताकि पहली बार में ही जब आप इसको पढ़ोगे गद्यांश या पद्यांश को तो आपके सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। तो पहला देखो प्रश्न लिखा हुआ है कि कवि ने किस महापुरुषों के भावों का उल्लेख किया है, ठीक है। उत्तर हम बाद में देखेंगे, पहले पढ़ेंगे इसको, पद्यांश को पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूँगा, कल फिर आऊँगा। और इसके बाद में यहाँ पर है, सुनसान
का गला घोंटा है का तात्पर्य बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी रचना को लिखने की कई शैलियाँ होती हैं, शैली भेद के अनुसार उपर्युक्त पद्यांश की शैली लेखन शैली कौन सी है बतानी है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक उचित शीर्षक जो है वो आपको विकल्प में से छांट करके लिखना है। और अंतिम प्रश्न है छठा, अनलंघ्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो यहाँ पर आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पद्यांश को जल्दी से पढ़ लेता हूँ। लिखा है, कातरता चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खोज जहाँ भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। जीवन के ने कई बार उकसा कर मुझे अनलंघ्य सागरों में फेंका है। अनलंघ्य मतलब जिसे लांगा न जा सके। अगन भट्टियों में झोंका है, मैंने वहाँ भी ज्योति की मसाल प्राप्त करने के यत्न किए, बचने के नहीं। तो क्या इन टटकी बंदूकों से डर जाऊंगा? तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोंटा है, पर मैं आऊँगा। चाहे इस प्रार्थना सभा में तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूँगा, कल फिर आऊँगा। तो देखिए ये गांधी जी ने ये जो है लिखा है, ये पद गांधी जी का है। तो पहले यहाँ सबसे पहला प्रश्न है कि इसमें किस महापुरुषों के भावों का उल्लेख हुआ है। तो महात्मा गांधी, ऑप्शन स जो है ना, गांधी जी ने जो है ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं मर जाऊँगा। दूसरा प्रश्न है, मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूँगा, कल फिर आऊँगा। पद्यांश की उक्त अंतिम 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। तो इसमें कवि ये कहना चाहता है कि जो मानवता के रक्षक है, ऑप्शन द इसका सही जवाब रहेगा। मानवता के रक्षक हर जन्म में मानवता की सेवा की चाह रखते हैं। ये जो है वो यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ये रहेगा। अगला है, सुनसान का गला घोंटा है का तात्पर्य बताइए। तो देखो सुनसान का गला घोंटा है, पहला है सुनसान रूपी व्यक्ति की गर्दन दबा दी, सुनसान में ले जाकर व्यक्ति का गला घोंट दिया, सूने मानव मन में आशा की उमंगें भर दी, या सुनसान स्थल पर सुंदर गीत गाया। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा कि सूने मानव मन में आशा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी रचना को लिखने की कई शैलियाँ होती हैं, शैली भेद के अनुसार उपर्युक्त पद्यांश की लेखन शैली बताइए। तो ये जो है ना लेखन शैली आत्मकथा शैली है। ठीक है, आत्मकथा शैली है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से छांटिए। उचित पद्यांश का उचित शीर्षक जो है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मानवता के मसीहा महात्मा गांधी, ऑप्शन स इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, अनलंघ्य शब्द का विपरीतार्थक है लंघ्य, ऑप्शन ब इसका सही जवाब रहेगा। अनलंघ्य जिसे लांगा न जा सके और लंघ्य जिसे लांगा जा सके। तो ये हमने इसका पद्यांश का देख लिया, और अब हम करेंगे जो अपठित गद्यांश है, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको करेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न जो है उसको देखेंगे। लिखा हुआ है, जीवन का दूसरा नाम संग्राम है क्योंकि, इसको उत्तर बाद में करेंगे। एक बार प्रश्न जब हम पढ़ कर के गद्यांश या पद्यांश करेंगे ना, तो पहली बार पढ़ते ही हमारा सारे के सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे और हमारा टाइम बचेगा। अगला है, मनुष्य अशांत और तनावग्रस्त रहता है क्यों। और नेक्स्ट है, अंत में जीत किसकी होती है, तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, साकार शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। और पांचवा आपको लिखना है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। और छठा है, हमारे पूर्वजों ने अपना विश्वास प्रकट किया था, किस पर किया था। तो ये प्रश्न है, आइए सबसे पहले हम देखेंगे इसको पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है, जीवन का दूसरा नाम संग्राम है, यह संग्राम जन्म से आरंभ होकर जीवन पर्यंत जारी रहता है। इस संग्राम का केंद्र मानव मन, अच्छी और बुरी प्रवृत्ति, दो पक्ष तथा सारा वातावरण ही इसके कारण है। जैसे जैसे मानव साकार रूप देने का प्रयास आरंभ कर देता है, इस प्रयत्न में वह निम्नतम स्तर पर पहुंच जाता है। स्वार्थ सिद्धि ही उसका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। उसके जीवन का केंद्र स्वार्थ और तृप्ति में ही यहाँ पे लिखा हुआ है नीत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी नैतिक मूल्यों पर विचार की कल्पना भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि वह हर समय अशांत और तनावग्रस्त रहता है। तो व्यक्ति अशांत और तनावग्रस्त क्यों रहता है, क्योंकि उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पाती। इस पर प्रश्न बना हुआ है आगे। ठीक है, इच्छा त्याग से ही शांति का अनुभव होता है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आसुरी शक्ति के समक्ष हमारे पूर्वजों ने घुटने टेकने के स्थान पर उनका दृढ़ता से सामना करना पसंद किया। इसके लिए उन्होंने विभीषण के सामने अपने बंधु रावण के अन्याय को स्वीकार करने के स्थान पर उसका दृढ़ता से विरोध करने का प्रस्ताव किया। सत्यमेव जयते में विश्वास प्रकट करते हुए
असत्य और अन्याय का विरोध किया। अन्याय करना और सहना कायरता की निशानी है, अतः अन्याय सहने वाला भी अन्याय का समर्थक माना जाता है। आज धर्म लिखा है कि आज धर्म और नैतिकता लुप्त हो रही हैं। भौतिकता के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण जीवन में संवेदना का अभाव हो गया है। तो ये हमने पढ़ा और अब ये प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि जीवन का दूसरा नाम संग्राम है, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम संग्राम क्यों है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द, कि मानव को जीने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, इसका सही जवाब रहेगा द, कि मनुष्य को जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ही जीवन को संग्राम कहा है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य अशांत और तनावग्रस्त रहता है। तो मनुष्य अशांत और तनावग्रस्त क्यों रहता है? क्योंकि स्वार्थ पूर्ति और तृप्ति न होने के कारण। ऑप्शन स जो है ना वो इसका सही जवाब रहेगा। जब मनुष्य की स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है, जब उसकी तृप्ति नहीं होती है, तो फिर वो अशांत और तनावग्रस्त रहता है। तीसरा प्रश्न है, अंत में जीत किसकी होती है? तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन जो स है, सत्य और न्याय की जीत जो वो होती है। अंत में सत्य और न्याय की जीत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, साकार शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो साकार शब्द का विपरीतार्थक शब्द है निराकार। और पांचवा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक यहाँ पर रहेगा सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। और अंतिम प्रश्न है, हमारे पूर्वजों ने अपना विश्वास प्रकट किया था। तो हमारे पूर्वजों ने सत्यमेव जयते पर अपना विश्वास प्रकट किया था। ऑप्शन इसका ब सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों हमने ये एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन किया है। बाकी के प्रश्न आपको हमारे अपलोडेड वीडियोस में मिलेंगे और साथ ही साथ दिन में आपको महत्वपूर्ण जो प्रश्न आंसर है हिंदी साहित्य के उसकी वीडियोस अपलोड करूंगा और जो थर्ड पेपर है उसका भी सॉल्यूशन थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।